नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो पैरामेडिकल की जो क्लासेस है उसका डिस्कशन कर रहे थे और एक क्लास जो है वो ऑलरेडी डल चुकी है। ठीक है, आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एटॉमिक मास के बारे में बताया था, मॉलिकुलर मास के बारे में बताया था, एक आध क्वेश्चन करवाया था मैंने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास, है ना, डाल्टन थ्योरी बताई थी। ठीक है, मास नंबर बताया था, इस तरीके के हमारे पास टर्म्स आए थे। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो कौन सा है, देखिए अगला जो टर्म आता है हमारे पास वो आता है RAM। नाउ व्हाट इज RAM? इट मींस, फुल फॉर्म होती है इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होती है रिलेटिव एटॉमिक मास? अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 mass of one atom of 1/12 mass of one atom of C12 आइसोटॉप। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली रिलेट नाम से क्लियर हो रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हम कोरिलेट कर रहे हैं, एक एलिमेंट के मास को दूसरे एलिमेंट के मास से कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे एक एलिमेंट है, उसमें एक एटम है और एक मेरे पास कार्बन का 12 एटम, कार्बन 12 का मतलब C12 आइसोटॉप। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ किसी एटम के मास को कार्बन के आइसोटॉप से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास 5 किलो का स्टोन है, अब उसको मुझे कंपेरिजन करना है। ठीक है, पेन से कंपेरिजन करना है, तो 5 किलो के स्टोन को पेन से कंपेयर करने के लिए मुझे बहुत सारे पेन रखने पड़ेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ है कि अगर मुझे एक एटम के मास को कंपेयर करना है कार्बन के 12 एटम मास से, तो उसी को अपन क्या, इसी कंपेरिजन को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए RAM इज इक्वल टू, इसको अपन लिखते हैं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रखा है कि RAM ऑफ हीलियम। अब इसका क्या मतलब है, RAM यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो हम ऐसे लिखेंगे RAM इज इक्वल टू, अब की बार मास ऑफ वन एटम की जगह आ जाएगा मास ऑफ हीलियम एटम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये सीरीज रहेगा। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हीलियम के एक एटम का मास कितना बताया था मैंने, एक एटम का मास मैंने बताया था 4mu डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 1/12, फिर इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के एक एटम का मास, सिर्फ एक एटम का मास जो होता है वो कितना होता है, 12 mu। AMU से MU कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4। इसका ये मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो आएगा वो कितना आएगा, 4। अब इसका क्या मतलब, सिंपल सा मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपसे किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल होगा मास नंबर के। यही तो मतलब हुआ इसका, और क्या हुआ भाई? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। कैसे? जैसे हीलियम का मास नंबर कितना होता है, 4, तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास भी 4 आ रहा है। ऐसे ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी कितना आएगा, 16 आएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी एलिमेंट का अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो जो उसका मास नंबर होगा वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है, ये टर्म था। इसके बाद अगला टर्म जो है उसको अपन क्या कहते हैं, नेक्स्ट टर्म जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, देखिए अगला टर्म जो होता है उसको अपन कहते हैं वेपर डेंसिटी। इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं VD। नाउ व्हाट इज VD? VD मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस with respect to
डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसका क्या मतलब है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी गैस की डेंसिटी को अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हो तो उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर तो लिख दिया मैंने डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन, नीचे लिख दिया मैंने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से लिख रहा हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ गैस, तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ गैस अपॉन, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिख देगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन, यहाँ चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम मान रहे हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी आएगी मेरे पास कितनी, कि मास ऑफ गैस अपॉन, यहाँ कितना आएगा बोलो? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का मास या मोलर मास कितना होता है? 2, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ आ जाएगा मास अपॉन हाइड्रोजन गैस का लिख दिया मैंने 2, तो मेरे पास यहाँ आ गया m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि m को लिख सकता हूँ कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, का मतलब हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो ये एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो आप उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टर्म हमारे पास क्या आता है? देखिए नेक्स्ट टर्म जो आता है उसको अपन कहते हैं मोलर मास। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक एटम का मास, या है ना, एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास, बट मोलर मास का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए इसको हम लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे एक एटम की बात चल ही नहीं रही, यहाँ पे हमारे पास एक एटम की बात नहीं चल रही, यहाँ पे हमारे पास बात चल रही है 1 मोल की। नाम से क्लियर है मोलर मास कि 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या है, पहले 1 मोल समझ लेते हैं। देखिए 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये यूनिट्स का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो फिर इसका मतलब भी यही हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब एटम की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ 1 मोल H प्लस आयन, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 आयन। मतलब जैसे यूनिट का मतलब समझ गए ना? यूनिट का मतलब अगर एटम है तो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो जाएगा, आयन है तो आयनिक फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतनी यूनिट होती है। अब मैं कह रहा हूं कि मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। ध्यान समझिएगा, 1 मोल कंपाउंड का जो मास है उसको मोलर मास कहते हैं, और 1 मोल इसके बराबर होता है। इसका मतलब कि एक या दो एलिमेंट की बात नहीं चल रही, या एक या दो एटम की बात नहीं चल रही। 1 मोल का मतलब इतने सारे एटम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि ये आपके पास छोटे छोटे एटम दे रखे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास, तो एक एटम, ये एक एटम है, n एटम लिख देता हूं उसके आगे। तो अब ऐसा एक एटम नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एटम्स है। और कितने एटम्स है? तो अगर मैं इस पूरे को कवर कर दूं और मैं ये मान लूं कि इसके अंदर, तो मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हैं। तो इतने एटम्स का मास जो होगा ना उसको अपन कहेंगे मोलर मास। इतने एटम्स का मास, जैसे इतने कंचे अगर पड़े हैं, एक कंचे का मास मान लेते हैं 1 ग्राम है, तो एक कंचे की बात नहीं चल रही यहाँ पर इतने कंचों की बात चल रही है। 6.02 इंटू 10⁻23 का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलर मास। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम है ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? मोलर मास को हम 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एटम भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है। तो मोलर मास एटम का भी हो सकता है और मोलर मास मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो इसके लिए 2 वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है ग्राम,
कि ग्राम एटॉमिक मास। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक मास तो एक एटम का होता है, यहाँ पे ग्राम और अब आगे वर्ड लगा दिया, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास ही होता है। ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ मत कर देना। एटॉमिक मास एक एटम का होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास को ही कहते हैं, यानी एक मोल की बात चल रही है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मोल ही होता है या मोलर मास ही होता है। अब ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि व्हेन सैंपल इज इन एटॉमिक फॉर्म, यानी कोई सैंपल अगर एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है, व्हेन सैंपल इज एटॉमिक फॉर्म देन इट इज द sample is in atomic form, then it is the mass of 1 mole of atom। अगर कोई सैंपल आपको एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है तो एक मोल एटम का अगर सैंपल आपको एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है तो अगर आपके पास एक मोल कोई भी मान लेते हैं एटम है, एक मोल क्या है, एटम है, तो उसका मास। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है मान के चलते, अब ऑक्सीजन का अगर एक ही एटम है, सिर्फ एक एटम, तो उसको कहेंगे एटॉमिक मास। लेकिन अगर ऑक्सीजन के मेरे पास इतने एटम्स हैं, 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स हैं, तो उन सभी का जो मास होगा उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा हम लिख रहे हैं कि व्हेन सैंपल इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, व्हेन सैंपल इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म देन इट इज the mass of 1 mole molecule। अगर आपके पास सैंपल जो है, सैंपल वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो फिर हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। डेफिनेशन वही है कि एक मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। अगर मोलर मास की बात करें, अगर सैंपल हमारा एटॉमिक फॉर्म में है तो मोलर मास ग्राम एटॉमिक फॉर्म हो जाएगा, और मोलर मास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो ग्राम जो होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। जैसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास की, देखिए कि ग्राम एटॉमिक मास, इसको डिटेल में बात करते हैं। क्या बताया था मैंने कि ये बेसिकली क्या है, मास ऑफ 1 मोल, इसको कहते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का मास क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां लिख रहे हैं अपन ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मेरे पास कितने एटम्स है, 1 मोल एटम्स है। ध्यान समझिएगा मेरी बात, मेरे पास 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम का मतलब है कि 6.02 × 10⁻23 मेरे पास एटम्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एटम का मास ले रहा हूं और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 6.02 × 10⁻23 से। जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास, और आपको पता है कि एक एटम के मास को अपन क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है, एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, Na से। Na मतलब होता है वो एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। भाई मेरे पास इतने 6.02 × 10⁻23 मेरे पास क्या है, एटम्स हैं। बात समझ में आ रही है। अब उसमें से मैंने एक एटम ले लिया, सिर्फ एक एटम, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 × 10⁻23 से, तो मेरे पास एक मोल का मास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको कल बताया था मैंने कि एक एटम का मास जो होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है उसको अपन लिखते हैं ए और एएमयू। अगर आपको ध्यान हो तो अगर मास नंबर के आगे अगर आपने एएमयू यूनिट लगा दी तो वो एटॉमिक मास बन जाता है मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख रहा हूं मैं Na। फिर आपसे ये बात बताई गई थी कि 1 AMU जो होता है वो 1/Na ग्राम के बराबर होता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं A और AMU की जगह लिख रहा हूँ मैं क्या, 1/Na, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ग्राम। फिर यहाँ आगे क्या लिख रहा हूँ मैं Na, Na से Na कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, A ग्राम। देखिए क्या अच्छी चीज़ प्राप्त हुई, हमें क्या मिल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, जिसको अपन बेसिकली मोलर मास ही कहते हैं, वो होता है ए मतलब मैंने क्या बताया था, ए बराबर बताया था मास नंबर। अब देखिए क्या लॉजिक है, अगर आपके पास, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर आपके पास ए है, ए मतलब मास नंबर, अगर आपने ए के आगे AMU यूनिट लगा दी तो वो तो बन जाएगा एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास का मतलब होता है कितना, एक एटम का मास। और अगर इसी ए के आगे आपने यूनिट लगा दी ग्राम, ठीक है, तो वो फिर बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और इसी ग्राम एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, बोलो, मोलर मास। चलिए इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यहां तो लिखा कि मेरा जो सैंपल है वो एटॉमिक फॉर्म में है, सैंपल मेरा एटॉमिक फॉर्म में है। यहां मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। और यहां लिख रहा हूं मैं मोलर मास, मोलर मास का मतलब हो जाएगा एक मोल का मास। मोलर मास बोल दीजिए और या फिर बोल दीजिए ग्राम एटॉमिक मास, कि ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे आपसे कहा गया हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 AMU, ठीक है, और मोलर मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यानी हाइड्रोजन के एक मोल 6.02 × 10⁻23 का जो मास है वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स है, ऐसे ऐसे कितने एटम्स है मेरे पास, 6.02 × 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। तो अब ये जब इसके अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे ना, तो यही किसके बराबर होगा, 1 ग्राम के बराबर होगा। तो हाइड्रोजन के केस में 1 ग्राम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स। समझ गए मेरी बात। इसी टाइप से अगर बात करूं हीलियम, यहां लिख रहा हूं 2, इधर लिख रहा हूं 4, तो हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU, और मोलर मास की बात करेंगे तो 4 AMU की जगह क्या लगा देंगे अपन, ग्राम, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ऑक्सीजन 16 तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या 16 AMU, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है 12 और 6, तो यहाँ आ जाएगा 12 AMU, एक एटम का मास, 1 मोल का मास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे पास इस तरीके के थे, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि जब सैंपल हमारा एटॉमिक फॉर्म में हो। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जब सैंपल हमारा किस फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हम क्या लिख रहे हैं, ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी को भी अपन मोलर मास भी कहते हैं, एक ही बात है, बस फर्क इतना है कि वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास के, फिर से वही क्या लिखी थी डेफिनेशन कि हमारे पास मास ऑफ 1 मोल, अब की बार मॉलिक्यूल आ जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आगे मैं लिख रहा हूं कि ग्राम, सेम लॉजिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा मेरे पास, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल का मास और इनटू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं Na से, सेम लॉजिक था। मॉलिक्यूलर मास को मैं लिख सकता हूं क्या, A, और आगे लगा रहा हूं मैं AMU, इनटू इसको लिख सकता हूं मैं Na, फिर यहां लगा रहा हूं मैं AMU को लिख सकता हूं 1/Na ग्राम इनटू Na से Na कैंसिल हो गया, तो वही सेम लॉजिक आया, A के आगे अगर ग्राम यूनिट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फर्क वही, सेम, सब कुछ सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं, मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ H2O, अब यहां लिख रहा हूं मैं उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, और यहां लिख रहा हूं मैं मोलर मास। लेकिन अब की बार हमारा सैंपल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए मोलर मास का नाम आ जाएगा ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। चलिए H2O की बात करेंगे तो H2O का एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, H2O के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है 18 AMU, और यहाँ आ जाएगा 18 ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का है, वो 1 मोल का है, बात समझ में आ रही है। इसी टाइप से अगर मैं लिख रहा हूँ CO2, तो CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 44 AMU, और यहाँ आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं लिख रहा हूँ O3, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या, 48 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल का मास, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ मैं CH4, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 16 AMU,
और यहाँ बात करेंगे तो कितना आएगा 16 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो मतलब बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मोलिकुलर मास में क्या फ़र्क होता है और मोलर मास में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जब तक हमें मोलर मास निकालना नहीं आएगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ये हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, अभी इसको और डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास मोलर मास को जब मैं मोल निकालना सिखाऊंगा। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इसका नाम है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। यानी आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के अंदर आपको एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज, जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज आपको निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, वो इक्वल टू होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक मास। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एटॉमिक मास, यहाँ पे यूनिट अगर AMU है तो AMU रखनी है, इनटू यहाँ लिख रहा हूँ मैं n क्या है उसका नंबर, बता रहा हूँ अभी एग्जांपल की फॉर्म में, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर मास, ये भी किस में होना चाहिए, AMU में। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि मॉलिक्यूलर मास जो है ना, मतलब इसको जो मास है नीचे वाला मास है उसको AMU की जगह ग्राम में दे देता है। क्वेश्चन से क्लियर करेंगे ज़्यादा बेटर है। पहले बात तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, एक सवाल हमारे पास ये है कि इन ए कंपाउंड इफ 2.4% मैग्नीशियम is present and mass of that sample की mass of that sample is 10 ग्राम, तो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, कौन से, मैग्नीशियम के। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए परसेंटेज पहले से दे रखी है आपको 2.4%, तो मैं यहाँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख देता हूँ। अब की बार परसेंटेज एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे एटॉमिक मास किसका आएगा हमारे पास, एटॉमिक मास जो आएगा हमारे पास वो आएगा AMU के अंदर, और मॉलिक्यूलर मास जो आएगा, मॉलिक्यूलर मास वो भी किस में आना चाहिए, AMU में, और यहाँ पे क्या आएगा n। अच्छा परसेंटेज निकाल ले तो एक काम करिए 100 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 100 मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए अब हमारे पास परसेंटेज देखिए कितनी 2.4%, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2.4 अपॉन 100 इज इक्वल टू एटॉमिक मास। मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना होता है, तो वो होता है 24, और आगे लगा रहा हूँ AMU। ठीक है, इनटू n निकालना है अपॉन। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ये एक अच्छा लॉजिक है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 10 ग्राम दे रखा है, तो पहले मैं एक बार 10 ग्राम लिख देता हूँ। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, इशू आ रहा है कि ऊपर यूनिट लिखी हुई है AMU और नीचे यूनिट क्या लिखी हुई है, ग्राम। तो या तो इस ग्राम को चेंज करेंगे किसके अंदर, AMU में, और या फिर इस AMU को चेंज करेंगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, और अगर ऊपर AMU तो नीचे भी AMU होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एक बार हम पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं, तो 24 से 24 तो कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास कितना बचेगा, 1/1000 इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, n इंटू AMU अपॉन नीचे क्या बचेगा मेरे पास 10 ग्राम। अब हम क्या, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/NA ग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/1000 इज इक्वल टू n इंटू, इस AMU की जगह लिख दिया मैंने 1/NA ग्राम, और नीचे मेरे पास क्या बचा हुआ है 10 ग्राम। तो आई थिंक ग्राम से ग्राम मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी स्मॉल n की वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, इस 0 से ही 0 भी कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ बच गया 1/100 इज इक्वल टू, इधर बच गया मेरे पास क्या n इंटू 1 अपॉन, यहाँ बचेगा कितना NA। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना आएगा 100, तो n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻, यहाँ आएगा 21। ठीक है,
बात समझ में आ गई? हाँ, अगर दोनों ही एएमयू दे रखे होते तो हम इसको है ना बिना चेंज करे करते। तो यूनिट का स्पेशल केस है, अगर ऊपर एएमयू हो तो नीचे भी एएमयू होना चाहिए, और ऊपर अगर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। आपको कहा गया है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, उसमें आपको परसेंटेज फाइंड करना है, किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो C6H12 और O6 हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख रहा हूँ पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU मल्टीप्लाई बाय टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं 6, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? तो वो होता है 180, और आगे लगा रहा हूँ मैं AMU। आप देखेंगे दोनों तरफ यूनिट सेम है, अगर दोनों तरफ यूनिट सेम है तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो AMU से AMU डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा? 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 30 टाइम्स। इस 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना परसेंट आएगा? 40%। यानी ग्लूकोज के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 40%। ऐसे ही तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU इंटू टोटल कितने एटम्स है 12 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा 120 अपॉन कितना आएगा 18 और यहाँ बचेगा AMU लगा देता हूँ। इस AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा 60/9। जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU इंटू यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 6, फिर मल्टीप्लाई पे कितना आएगा 100 अपॉन नीचे कितना आएगा वही सेम लॉजिक 180 AMU। AMU से AMU कैंसिल हो गया, और 6 से ये 30 टाइम्स कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 16 इंटू 10 अपॉन नीचे कितना बचेगा 3। अब जो भी आंसर आएगा एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गया, कैलकुलेशन का इशू नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ट्राई करना कि फाइंड परसेंटेज ऑफ यूरिया, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। जिनको फॉर्मूला पता नहीं है मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। वही सेम लॉजिक है, ऊपर आएगा एक एटम का मास, नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आपके पास परसेंटेज आ जाएगा नाइट्रोजन की, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।